लव और अरेंज मैरिज वाले दामाद की खातिरदारी। कुछ भी कहो कमला बहन, शादी के इंतजाम तो काफी अच्छे करे हैं इन्होंने। अरे करे भी क्यों ना, एक लौती बेटी की जो शादी है। सुनने में आया है कि लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, परिवार भी काफी अमीर है। लड़की के तो भाग्य ही खुल गए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही जीवन साथी चुनते हैं। आपको किसने कहा कि लड़का घर वालों ने ढूंढा है? अरे लड़की की लव मैरिज हो रही है। क्या कहा, लव मैरिज? लेकिन मेघा के घर वाले तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और भाई साहब को तो हम इतने सालों से जानते हैं, तो ये लोग लव मैरिज के लिए कैसे मान गए? लड़की ने 2 आंसू गिराए होंगे, इकलौती बेटी है, कोई भाग ना जाए इसी डर से मान गए होंगे। जैसे ही सरस्वती और संगीता को ये पता चलता है कि जिस शादी में वो आए हैं और शादी में दूल्हा दुल्हन की लव मैरिज हो रही है, तो एकदम से उनका मुंह बन जाता है कि तभी दुल्हन की माँ लाजवंती उन लोगों के पास आती है। अरे आप लोगों ने अभी खाना भी शुरू नहीं किया? लाजवंती बहन, तुम्हारी बेटी की लव मैरिज हो रही है क्या? हाँ लव मैरिज हो रही है। पहले तो हम भी खिलाफ थे, लेकिन लड़की की गवर्नमेंट जॉब है, परिवार भी इतना अमीर है, कास्ट भी सेम है, तो फिर हम मान गए। अरे बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है उनकी गलतियों को सुधारने का। आप मान कैसे गए अपनी बेटी की लव मैरिज के लिए? अरे हमारे घर में तो लव मैरिज का नाम लेने पर भी सुना दिया जाता है। संगीता बहन, आपको ज्यादा ही बोल रही हैं। अरे हमारे भगवानों ने भी तो प्रेम किया है। हे भगवान, और हम इंसान, हम अपने आप को उनसे नहीं तोल सकते। अरे अब तो मैं इस लव मैरिज की शादी का एक गिलास पानी तक ना पीऊं। इतना कहकर संगीता सरस्वती और अपनी सबसे छोटी देवरानी ममता के साथ वापस घर आ जाती है। भाभी, क्यों आपने वहाँ इतना हंगामा कर दिया? पता है शादी में मौजूद हर कोई हमें ही देख रहा था। अरे उनका परिवार है, वो कुछ भी करे ना, हमें उससे क्या? तुम तो बेटे की माँ हो ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा इतना? लेकिन हमारी बेटियां हैं और हमारा तो यही मानना है कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी उसके माता पिता ही चुन सकते हैं, ना कि वो खुद। संगीता और सरस्वती की ऐसी बातों से आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि इन दोनों की सोच कितनी पुरानी और रूढ़िवादी है। इन दोनों के पति मनोज संतोष भी यही सोच रखते थे, लेकिन सबसे छोटी देवरानी ममता और उसका पति राजीव थोड़े खुले विचार के थे, जो जमाने के साथ आगे बढ़ रहे थे। तारा चाची कब से गाने पर बुला रही है? हाँ वो तो बस मैं साहिल से बात कर रही थी। तारा, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये साहिल का पीछे छोड़ दो? कॉलेज टाइम तक तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया था, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें पता तो है कि हमारे माँ बाप लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें जान से ही मार देंगे। लेकिन मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, और एक दिन देखना मम्मी पापा को मेरे इस फैसले पर जरूर गर्व होगा। ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं। मैंने तो इसी डर के मारे आज तक किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं करी। अपने परिवार वालों की इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जाकर तारा ने एक लड़के से प्यार तो कर लिया था, लेकिन अपने आने वाले भविष्य को लेकर वो हमेशा परेशानी में रहती थी। इस तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार आज हॉल में बैठा होता है कि तभी संतोष, वैसे आप लोगों को एक बात बतानी थी। हमारी सुप्रिया और तारा दोनों के लिए अच्छे परिवारों से रिश्ता आया है। लड़के भी काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, घर बार भी काफी अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं कि इस साल इन दोनों की शादी कर दें। अगले हफ्ते की लड़के वाले आ रहे हैं हमारी बेटियों को देखने के लिए, तुम लोग सारी तैयारी कर लेना। रिश्ते की बात सुनकर तारा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सीधा अपने परिवार में चली जाती है। अरे हमारी तारा तो बड़ी शर्मीली निकली, कैसे शादी की बात सुनकर चली गई। सुप्रिया जल्दी से अब तारा के पीछे उसके कमरे में आती है। अब क्या करोगी तुम तारा? इसलिए तो मैंने बोला था कि प्यार व्यार में मत पड़ो, हमारी लव मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रिया, मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और उसी से ही करूंगी। फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है कि घर में सभी को सच बता दो, वरना उनकी मर्जी से शादी कर लो। तारा अपने परिवार वालों से काफी डरती थी, लेकिन वो साहिल को खोना भी नहीं चाहती थी। इसलिए आज हिम्मत करके तारा अपने घर वालों को साहिल के बारे में बता देती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रही है तू? लव मैरिज करेगी? अरे अगर किसी ने सुन लिया ना, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की। इसलिए मैं कहता था कि लड़कियों को ज्यादा छूट मत दो। हमारी छूट का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। संतोष भाई साहब, तारा बिटिया ने जो लड़का पसंद किया है वो काफी पढ़ा लिखा है, खुद की कंपनी है, परिवार भी अच्छा है, तो फिर क्या दिक्कत है? और हम किसी को बताएंगे थोड़े ना कि वो लव मैरिज है। कुछ भी हो भाई साहब, लेकिन लड़का तो लड़की ने खुद ही पसंद किया है ना, हमें ये शादी मंजूर नहीं।
सरस्वती शादी के बाद हमारी बेटी को रहना है, हमारी नहीं, जरा उस खुशी का तो सोचो। ममता तुम्हारा बेटा है, बेटी नहीं। अगर बेटी होती तब तुम हमारा दुख समझ पाती। तारा अपने घर वालों को बनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानते। इसलिए अब मजबूरन तारा अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ भागकर शादी कर लेती है। हमने भागकर शादी कर ली है तो फिर क्या जरूरत है मेरे घर जाने की? हम तुम्हारे घर चलते हैं ना, तुम्हारे घर वालों को तो हमारे बारे में सब पता है। लेकिन हमें तुम्हारे घर पहले जाना चाहिए, वहां पर हमें सबसे माफी मांगनी होगी। वो तुम्हारे घर वाले हैं और तुम उनको इस तरह नाराज कैसे रहने दे सकती हो? हम दोनों मिलकर माफी मांगेंगे। तारा साहिल के साथ अपने घर आती है और जब सारी बात पूरे परिवार वालों को पता चलती है तो वो भी सभी उन पर काफी गुस्सा करते हैं। अरे कम बखत, एक तो तूने घर से भागकर शादी करी और ऊपर से मुंह उठाकर वापस घर चली आई हमारा आशीर्वाद लेने के लिए। निकल जा यहाँ से, समाज में तूने हमारी नाक कटवा दी। मम्मी जी, पापा जी, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं तारा को खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ। अगर तुम सही लड़के होते तो इस तरह लड़की को भगा कर शादी नहीं करते। सुप्रिया, सच सच बता, कहीं तेरा भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसकी तरह? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे भाई साहब, अब बातों को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा था सो हो गया। अरे कुछ दिनों में सुप्रिया बेटी की शादी है, उसी दिन हम लोगों के सामने तारा और साहिल की भी शादी का नाटक करते हैं। इससे लोगों को लगेगा कि उनकी भी अरेंज मैरिज हुई है और आपकी इज्जत भी बच जाएगी। राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो सामने वाले को क्या बोले। अब इसी तरह समय गुजरता है और आज सुप्रिया और तारा की शादी होती है कि तभी चल रही शादी की रस्मों में सुप्रिया की होने वाली सास माला। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, फेरों के बाद लड़की के माँ बाप अपने दामाद के पैर छूते हैं। माफ करिएगा बहन जी, ये थोड़ी अजीब रस्म नहीं है? हमने तो इस रस्म के बारे में पहले कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ तो ऐसी ही रस्म होती है और इस रस्म के बिना शादी पूरी नहीं होती। अरे दामाद तो लड़की के माँ बाप के लिए भगवान समान होता है और भगवान के पैर छूने में भला कैसी शर्म। वैसे हमारे दामाद जी बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संगीता और मनोज फेरों के बाद अब आलोक के पैर छूते हैं, जिसे देखकर सुप्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी ममता, साहिल बेटा, तुम्हारे में ये रस्म होती है क्या? होता तो है चाची जी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मम्मी और पापा जी मेरे पैर छुए। जिस माँ बाप ने अपनी नाजों से पाली हुई बेटी हमें दे दी हो, मैं उनसे अपने पैर छुआऊं, मुझे पाप नहीं मोलना। अरे सरस्वती जी, आपके तो भाग्य खुल गए। क्या बात बोली है आपके दामाद ने। अपने लव मैरिज वाले दामाद की ऐसी बातें सुनकर भी तारा के माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं कुछ देर बाद अब मनोज अपने अरेंज मैरिज वाले दामाद को सारा दहेज दिखा रहा होता है। ये देखिए दामाद जी, आपने जो जो बोला था वो सब है दहेज में। गाड़ी, बाइक और साथ ही साथ ये नए फ्लैट की चाबी और सारा कैश मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है। पापा जी, दामाद को खुश करना कोई आपसे सीखे। दिल खुश कर दिया आपने तो। सुप्रिया के माता पिता अपने दामाद को भर भर के दहेज देते हैं, लेकिन वहीं तारा के माता पिता रस्मों के तौर पर भी साहिल को एक अंगूठी तक नहीं देते। तुमने या तुम्हारे घर वालों ने दहेज की कोई मांग ही नहीं करी। तुम तो जानते हो कि तारा के माँ बाप अभी भी तुमसे काफी नाराज हैं, इसलिए मैं उसके माँ बाप का फर्ज निभाऊंगा। दहेज में तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, और फिलहाल मेरी तरफ से ये सोने की चेन और घड़ी। अरे चाचा जी, आपने इतना कह दिया वही मेरे लिए काफी है। आपने इतना अनमोल दान दिया है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साहिल की ऐसी बातें सुनकर तारा के चाचा चाची की तो आंखें भर आती हैं, लेकिन इतना सब कुछ देखकर भी तारा के माता पिता के अंदर साहिल के लिए कोई भावना नहीं जागती। इसी तरह शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और दोनों अरेंज और लव मैरिज वाली बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। और आज शादी के 3 दिन बाद सबसे पहले सुप्रिया अपने पति के साथ पग फेरे की रस्म के लिए मायके आती है, जहां सुप्रिया के माँ बाप अपने अरेंज मैरिज वाले दामाद का बड़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं। दामाद जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना आपको? पता है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। संगीता आरती उतारकर अपने दामाद का स्वागत करती है। अब अंदर आते ही 56 भोग से भरी थाली परोसती हैं, जिसे देखकर सुप्रिया, अरे मम्मी पापा, इतना सब कुछ रखने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि दामाद का कैसे स्वागत करते हैं। दामाद जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे दामाद जी, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? ये लीजिए, सबसे पहले इस हलवे से शुरुआत करिए। अपने दामाद को 56 तरह का भोग खिलाने के बाद अब संगीता और मनोज आलोक को ढेर सारे तोहफे देते हैं।
दामाद जी, आपके लिए कुछ तोहफे हैं। इसमें आपके और आपके पूरे परिवार वालों के लिए नए कपड़े हैं, और ये आपके लिए एक सोने की चेन और ये 15,000 कैश। मुझे आपने जो अंगूठी का डिजाइन भेजा था, मैंने उस डिजाइन की अंगूठी बनवा दी है। ये लीजिए। अरे लेकिन ये तो थोड़ी हल्की लग रही है। मैंने आपको कम से कम 5 तोले की अंगूठी बोली थी। दामाद जी, सुनने में कोई गलती हो गई होगी। इन्होंने तो 2 तोले की अंगूठी बनवाई है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सालगिरह पर मैं आपको पूरे 5 तोले की अंगूठी दूंगी। अपने पति की इतनी खातिरदारी होता देखकर सुप्रिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन सिर्फ घर आने पर इतना खर्चा करना उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ी देर में सुप्रिया और आलोक अपनी बड़ी सी महंगी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तभी तारा अपने लव मैरिज वाले पति के साथ पग फेरी की रस्म के लिए आती है, जिसे देखकर तारा के माता पिता का मुंह बन जाता है। मम्मी पापा, हम लोग आ गए। हमें लगा कि आप गेट पर वेट कर रहे होंगे हमारा, पर आप तो यहाँ अंदर हैं। जिस तरह तूने भाग कर लव मैरिज करी है ना, उस हिसाब से तो हमें तुझे घर में ही घुसने नहीं देना चाहिए था। सरस्वती, तुम भी ना पहली बार दामाद घर आया है और ऐसी कड़वी बातें बोली जा रही हो। ममता की बातें सुनकर सरस्वती मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद ममता और राजीव साहिल की खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे चाचा चाची, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मामूली रोटी सब्जी ले आते तो मैं वो भी खा लेता। चलिए आप लोग मेरे साथ बैठ जाइए। दामाद जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? भले हम तारा के चाचा चाची हैं, लेकिन हमें हक नहीं है आपके साथ बैठकर खाना खाने का। दामाद का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। अरे ये सब पुरानी बातें हैं जिनमें मैं विश्वास नहीं करता। आप लोग मेरे माँ बाप समान हैं, चलिए खाइए। जहां अरेंज मैरिज वाला दामाद आलोक अपने सास ससुर को खाने के लिए पूछता तक नहीं है, तो वहीं साहिल अपने हाथों से ममता और राजीव को खाना खिलाता है। ये देखकर तारा को काफी अच्छा लगता है। अरे दामाद जी, आपने दहेज तो कुछ लिया नहीं। अरे कम से कम ये तोहफा तो आपको लेना ही पड़ेगा। चाचा जी, चाची जी, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मेरे चाचा चाची हैं। माँ बाप का पूरा पूरा फर्ज आप निभा रहे हैं। बेटा उदास मत हो, वो लोग तुमसे नाराज थोड़ा है। कुछ दिन में जब शांत हो जाएंगे तो वो लोग भी तुम पर काफी प्यार लुटाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं भी तारा को यही समझाता हूँ। और आप लोग भी फिक्र मत करिए, मैं तारा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। साहिल का इतना अच्छा बर्ताव, बड़ों के लिए दिल में प्यार सम्मान देखकर राजीव को काफ़ी अच्छा लगता है। और अब थोड़ी देर बाद साहिल और तारा भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और ऐसे ही अब कुछ वक्त बीत जाता है। आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना, कितना टाइम हो गया है, हमें टाइम स्पेंड करें। नहीं सुप्रिया, आज मुझे ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम है। आप तो बस हमेशा काम करते ही रहिए, मेरे लिए आपके पास टाइम क्या है? ये काम भी तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। आलोक इतना बोलता ही है कि तभी उसके फोन पर एक तनीषा नाम की लड़की का कॉल आता है, जिससे बात करके आलोक उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। ये देखकर सुप्रिया, मेरे साथ तो बाहर जाने के लिए अभी आपके पास काम नहीं था, और अब इस तनीषा का कॉल आते ही आप बाहर जा रहे हैं। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे तनीषा मेरी क्लाइंट है, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। सुप्रिया के माता पिता ने एक अच्छा अमीर घर का लड़का ढूंढकर अपनी बेटी की अरेंज मैरिज तो कर दी थी, लेकिन इस शादी में कहीं ना कहीं सुप्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, अरे तारा बेटा, तू कॉल करना ही भूल गई। अपनी चाची से तो कम से कम बात कर लिया कर। चाची जी, मैं तो आपको कॉल ही करने वाली थी, वो तो बस आज ये मेरे साथ कुकिंग करवा रहे थे ना, तो इसलिए ध्यान से उतर गया। मैं बहुत बढ़िया खाना बना लेता हूँ, कभी आप भी आइए, आपको अपने हाथ के आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगा। तारा को इतना खुश देखकर ममता काफी खुश होती है, और जब वो इस बारे में सरस्वती को बताती है तो इसमें इतनी खुशी होने वाली कौन सी बात है? कर तो वो लुगाई वाले काम ही रहा है ना। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज सरस्वती मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ बाहर बैठी होती है कि तभी लाजवंती, सरस्वती, सुनने में आया है कि तुम्हारी बेटी की लव मैरिज हुई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी को बताओगी नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा? अरे दीवारों के भी कान होते हैं। सरस्वती जिस बात को छुपाना चाहती थी, आखिरकार वो बात मोहल्ले वालों के सामने आ जाती है, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और अभी इसी तरह कुछ और समय गुजरता है, और आज फिर से संगीता और मनोज का अरेंज मैरिज वाला दामाद घर आता है। अरे दामाद जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ठंडा हो रहा है। ये कोई खाना है? अरे मैं इस घर का दामाद हूं या नौकर?
ये क्या बनाया है आपने? एक मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और ये पुलाव, और मीठे में ये खीर। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? इतना अच्छा तो खाना है। अब तो मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। अरे तुम्हारे घर में इस तरह खातिरदारी होती है क्या घर के दामाद की? अरे प्लेट भी स्टील की है, हमारे यहाँ तो दामाद को चांदी की प्लेट पर खाना खिलाते हैं। दामाद जी, आप नाराज हो गए? वो आप एकदम से बिना बताए आ गए थे ना, तो इसलिए मैंने चांदी की प्लेट नहीं निकलवाई। अभी रुके, मैं चांदी की प्लेट निकलवाती हूँ और आपके लिए एक अच्छे से होटल से खाना मंगवाती हूँ। आलोक का ऐसा बर्ताव सुप्रिया के घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी थोड़ी देर में आलोक सुप्रिया जाने लगते हैं। तभी मनोज 5,000 का लिफाफा आलोक के हाथ में देता है, जिसे देखकर आलोक का मुंह बन जाता है। पहले तो आप मुझे 15,000 से कम का लिफाफा नहीं देते थे और इस बार आपने ये 5,000 का लिफाफा दिया है। दामाद जी, मेरे पास इतना ही कैश था। अरे कोई बात नहीं, मैं बाकी के पैसे आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। अपने पति की ऐसी हरकत देखकर सुप्रिया को काफी गुस्सा आता है और वो घर आते ही आलोक पर लड़ना शुरू कर देती है। मेरे माँ बाप आपको इतने महंगे महंगे तोहफे देते हैं, पैसे देते हैं, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, और आप है कि उनसे इस तरह से बदतमीजी करते हैं। अरे क्या इज्जत रही है मेरे मायके में मेरी। सुप्रिया की ऐसी बातें सुनकर आलोक को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो सुप्रिया को थप्पड़ मार देता है। खबरदार जो तुमने मुझसे इस लहजे में बात करी तो। सुप्रिया समझ चुकी थी कि उसकी ये अरेंज मैरिज वाली शादी धीरे धीरे नरक बनती जा रही है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज तारा के काफी याद करने पर साहिल उसे लेकर उसके मायके आता है और जैसे ही वो अपने सास ससुर के पैर छूने लगता है कि तभी सरस्वती और संतोष पीछे हो जाते हैं। आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा? इस तरह आप मेरे पति का क्यों अपमान कर रही हैं? अरे अगर तू भी सुप्रिया की तरह अरेंज मैरिज करती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कोई बात नहीं तारा, मम्मी पापा जी एक ना एक दिन तो आप लोग मुझे दिल से जरूर आशीर्वाद देंगे और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तारा के चाचा चाची किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए न चाहते हुए भी सरस्वती को ही अपने दामाद और बेटी को खाना परोसना पड़ता है, जिसे देखकर तारा, मम्मी आप अपने घर के दामाद को दाल चावल दे रही हैं, कम से कम पनीर की सब्जी ही बना देती। जो बना है वही दे रही हूँ, खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। अरे कोई बात नहीं तारा, खाना तो खाना है और मुझे तो वैसे ही सादा खाना ज्यादा पसंद है। इतने अपमान के बावजूद भी साहिल अपने सास ससुर से एक गलत शब्द नहीं कहता, जिसे देखकर संगीता मन ही मन, भले ही तारा ने लव मैरिज करी हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि इसका पति सच में कितना अच्छा है, अपने सास ससुर की कितनी इज्जत करता है, जैसे कि इसके सगे माँ बाप हो। अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। साहिल हर 2 दिन में अपने सास ससुर को कॉल करके उनसे उनके हालात पूछने की कोशिश करता, लेकिन वो हमेशा उसका कॉल काट देते हैं, जिसे देखकर तारा, साहिल मैं आपकी बेइज्जती होता नहीं देख सकती। अब से मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और इसके बदले आपको क्या मिलता है? कुछ भी हो तारा, लेकिन वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी माँ बाप हैं और मैं माँ बाप की बात का बुरा नहीं मानता। ऐसा जीवन साथी पाकर तारा काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया, मेरे पापा की कितनी तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलते क्यों नहीं? आपको हल्का सा जुकाम क्या हो जाता है, वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, और आप है कि अरे उनका फर्ज है, उनका दामाद हूं मैं, तुम्हें इज्जत दी है मैंने इस समाज में रहने की, तो वो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सुप्रिया घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही होती है। ऐसी कुछ और वक्त गुजर जाता है और आज अचानक आलोक अपने कुछ दोस्तों के अपने ससुराल आ जाता है। अरे दामाद जी आप यहाँ, और ये लोग कौन है? पापा जी ये मेरे दोस्त हैं, वो आज हमारा अचानक पार्टी करने का प्लान हो गया था, मेरा घर दूर था तो सोचा यहीं आ जाता हूँ। अब अपने घर में पार्टी करने में कैसी शर्म। अरे यार तेरा ससुराल तो काफी बड़ा है, चल छत पर पार्टी करते हैं, छत पर पार्टी करने का अलग ही मजा है। आलोक अपने सभी दोस्तों के साथ अब छत पर चला जाता है, जहां वो डीजे बजाकर पार्टी करने लगते हैं कि तभी आलोक नितिन को बुलाता है। ये पैसे रख और जाकर बोतल लिया। लेकिन जीजाजी हमारे घर में कोई शराब नहीं पीता, ये चीज गलत होती है। अरे 2 घूंट तेरे अंदर जाएंगे ना, तू भी इसका दीवाना बन जाएगा। अब जा अपने जीजाजी की बात नहीं मानेगा। आलोक के कहने पर नितिन शराब की बोतल लेकर जैसे ही घर में आता है तो मनोज उसे पकड़ लेता है और उसे सारी बात जानकर, दामाद जी की ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। पता है आस पड़ोस के लोग भी छत पर खड़े हो गए हैं उन्हें देखने के लिए, वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अरेंज मैरिज करवाने के चक्कर में अपनी बेटी का हाथ किसी गलत हाथ पर तो नहीं दे दिया भैया।
राजीव की बात सुनकर इस बार मनोज भी सोच में पड़ जाता है। और अब इसी तरह समय गुजरता रहता है और सुप्रिया पेट से हो जाती है। और अब कुछ दिनों में सुप्रिया की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली होती है। कहने को तो हमारी शादी साथ में हुई थी, लेकिन देखा जाए तो तेरी वेडिंग एनिवर्सरी तो कल है और मेरी आने वाली कुछ दिनों में। पर सबके सामने तो हमें एक साथ ही वेडिंग एनिवर्सरी बनानी होगी। वो तो है। और ये तो कल किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं लंच के लिए, और फिर उसके बाद कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तुम्हारा और आलोक का क्या प्लान है? उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए हमने घर पर ही पार्टी रख ली है। कम से कम घर पर पार्टी होगी तो वो ऑफिस से जल्दी तो आ जाएंगे। सुप्रिया का 5वां महीना लग जाता है, लेकिन ऐसी हालत में भी आलोक सुप्रिया को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहा होता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज सुप्रिया की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। सुप्रिया के मायके वाले रिश्तेदार सभी टाइम से पार्टी में पहुंच जाते हैं। सुप्रिया भी तैयार होकर बेसब्री से आलोक का इंतजार कर रही होती है। अरे सुप्रिया बेटा, ये आलोक कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए? पता नहीं चाची जी, शायद रास्ते में होंगे। तो कॉल कर लेना, पूछ कहाँ है। केक भी आ चुका है। सुप्रिया जैसे आलोक को कॉल करने लगती है कि तभी आलोक नशे की हालत में एक अलीशा नाम की लड़की के साथ घर आता है। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। 100 नंबर से हम नहीं डरते, हमने सेटिंग कर ली है। ये सब क्या है? आपने शराब पी है और ये लड़की कौन है साथ में? ये मेरी गर्लफ्रेंड है अलीशा। तुझसे मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैंने नई गर्लफ्रेंड बना ली। आलोक, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये आप क्या कह रहे हैं? ओ डार्लिंग, तुम्हारी वाइफ कितना बोलती है। चलो ना, हम रूम में चलते हैं। अलीशा सुप्रिया की आंखों के सामने आलोक को कमरे में ले जाती है। ये देखकर सुप्रिया का पूरा परिवार दंग रह जाता है और गुस्से से। माला जी, ये सब क्या है? आलोक नशा करता है ये तो हमें पता था, लेकिन उसकी इतनी गंदी आदत है। अरे पुराने जमाने में तो लोग ऐसा ही करते थे, और आपकी सोच भी तो पुरानी है, तो फिर क्या हो गया? सोच पुरानी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी बेटी को एक ऐसे गंदे गिरे हुए आदमी के साथ रहने दें। अच्छा, तो अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है जब आप लोगों ने अपनी घटिया सोच के चलते मुझसे बिना पूछे मेरी शादी अपनी मर्जी से करवा दी थी, उसका क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उन सब का कारण सिर्फ आप लोग हैं। सुप्रिया, संभालो अपने आप को, ऐसी हालत में रोना सही नहीं है। सभी सुप्रिया को घर लेकर आ जाते हैं और अगले दिन जैसे आलोक का नशा उतरता है तो वो सुप्रिया को लेने घर आता है। सुप्रिया, इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ता है क्या? तुम कहो तो मैं उससे ब्रेकअप कर देता हूँ, पर तुम वापस आ जाओ। बस आलोक, बहुत हुआ। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी, समझे तुम? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे तलाक देगी? इतना कहकर आलोक सुप्रिया को थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी वहां मौजूद साहिल आलोक का हाथ पकड़ लेता है और उल्टा उसे ही एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा, मैं भी देखता हूँ कि तू क्या करता है। जो लड़की तेरे लिए अपना घर परिवार आंगन रिश्ते नाते सब छोड़ कर आई, उसको तूने धोखा दिया। अरे तुझ जैसे आदमी की वजह से लड़कियां शादी करने से भी डरती हैं। अब ऐसे बेशर्मों की तरह क्या खड़ा है? निकल जा यहाँ से। अब सुप्रिया से तेरी मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी तलाक के दिन। साहिल और संतोष धक्के मारकर आलोक को घर से निकाल देते हैं। तो वहीं तारा और सरस्वती सुप्रिया को संभाल रही होती है कि तभी ममता। तो भैया भाभी, आप क्या कहेंगे? आपने अपनी मर्जी से अपनी बेटी की अरेंज मैरिज करवा कर देख ली। कितना खुश है ना वो, दूर दूर तक उसकी आंखों में आंसू नहीं है। क्या हुआ अगर हमारी बेटी नहीं है तो? सुप्रिया और तारा को हमेशा हमने अपनी सगी बेटी माना, लेकिन जिनकी वो सगी बेटी है उन्होंने उनके साथ इतना गंदा बर्ताव किया। आप हमेशा मेरे पति की बेइज्जती करते आए। न जाने उन्हें क्या क्या कहा। जहाँ दामाद को भगवान माना जाता है, आपने उनको नौकरों जैसे ट्रीट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी इज्जत की। पर लेकिन आपको उनकी इज्जत प्यार नहीं, बल्कि ये देखा कि मैंने लव मैरिज करी है। काश मैं भी तारा की तरह हिम्मत करके किसी से प्यार कर लेती, तो आज मेरी जिंदगी में ये दिन देखने को नहीं मिलता। उन लोगों की बातें सुनकर आज सरस्वती, संगीता, संतोष और मनोज चारों को ही अपनी रूढ़िवादी सोच और की हुई हरकतों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। सुप्रिया बेटा, मुझे माफ कर दे। ममता और राजीव भी हमारी उम्र के हैं, लेकिन बदलते जमाने के साथ उनकी सोच बदली, और हमें देख, हम तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बिल्कुल गंवार रह गए। अच्छा हुआ तारा बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वरना अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। सुप्रिया बेटा, मुझे माफ कर दो, और साहिल बेटा तुम भी। हमने तुम्हारा भी काफी अपमान किया है। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मांगनी है तो सुप्रिया से मांगिए। माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा भलाई चाहते हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी हमेशा माँ बाप ही सही चुनेंगे। ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। शादी के बाद जिंदगी हमें जीनी है तो क्यों हमें ये हक नहीं है कि हम अपना जीवन साथी खुद चुन सकें?
साहिल की ऐसी बातें घर में सभी की आंखें खोल देती हैं और उस दिन के बाद से सभी घर वालों की सोच में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। इसी तरह समय गुजरता है और आज कुछ दिनों के बाद जब साहिल और तारा दोबारा घर आते हैं तो वो सभी पहली बार इज्जत से साहिल की काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अरे रुको रुको, मेरा दामाद है, पहले तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, फिर तुम लोग खिलाना। ऐसे कैसे, साहिल जी तो हमारे भी दामाद है। दामाद जी, सबसे पहले आप मेरे बनाए हुए लड्डू खाइए, मैंने भर भर के इसमें देसी घी डाला है। नहीं नहीं, सबसे पहले साहिल तो मेरे हाथ का बनाया हुआ पालक पनीर खाएगा, मुझे पता है इसे पालक पनीर बहुत पसंद है। अपने पति को अपने मायके में पहली बार इतना प्यार मिलता देखकर तारा काफ़ी खुश होती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और सुप्रिया का तलाक हो जाता है और कुछ वक्त में सुप्रिया एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। वैसे अब तुमने आगे क्या सोचा है, दोबारा शादी करोगे या फिर? फिलहाल मेरा शादी का तो कोई प्लान नहीं है और अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं। क्या पता मेरी जिंदगी में भी कोई साहिल जैसा लड़का आ जाए। लेकिन फिलहाल जब तक मैं अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करूंगी और अपनी गुड़िया रानी का ध्यान रखूंगी